गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। सबसे पहले सॉरी स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से लेक्चर नहीं हो पाया है। एक्चुअली मैं बिजी चल रही थी, इसलिए मैं नहीं लेक्चर ले पा रही थी। मुझे भी थोड़ा सा दुख है कि एग्ज़ाम टाइम में मैंने डिले कर दिया, बट वेरी रियली सॉरी स्टूडेंट्स। थोड़ा सा बिजी चल रही थी, मैं नहीं ले पा रही थी लेक्चर। हालांकि कमेंट्स के भी मैं नहीं दे पा रही थी रिप्लाई। ठीक है, इतना बिजी थी, तो इसीलिए अब आप टेंशन ना लीजिए। आने वाले टाइम में हम आपके कमेंट का भी जवाब देंगे और कंटिन्यू लेक्चर भी होंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों का चल रहा था टॉपिक फ्लो इन सर्कुलर पाइप, जिसे कि हैगन पॉइसलो फ्लो भी कहते हैं। हम इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे थे। तो एक लेक्चर तो हो चुका था इसका, जिसमें हमने केस फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, अब इसी टॉपिक का केस सेकंड हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि जब वॉल को यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट पर रखा गया है। मतलब यहाँ पर वॉल को स्टूडेंट्स हम मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट पर रखा गया है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे रखा गया है, तब हम स्टडी करेंगे कि इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क आता है। जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें और इसमें नोटिस कीजिएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट केस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट केस का ही था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखो, पहली बात स्टूडेंट्स, आज हम क्या निकाल रहे हैं, अभी करंट में हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पे जब विजिट करेंगे तो वहाँ देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी करंट में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं सभी फ्लोज के। जितने भी फ्लो हम लोगों ने पढ़े थे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते वक्त, उन सभी के इस वक्त पढ़ रहे हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बता ही दिया मैंने, पाइप की जो दीवारें हैं, जो भी आप लोग सर्कुलर पाइप लेके चल रहे, इस तरह का कुछ पाइप लेकर हम चल रहे थे, सर्कुलर पाइप। ठीक है, तो ये इसकी दीवारें हो गई। क्लियर, दीवारों पे हम लोग कह के चल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो इसे हमने शो कर दिया ए से। ए कोई भी होगा, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, देयर इज नो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू डिसिपेशन। अब यदि आप लोगों ने मेरे सभी लेक्चर्स लिए हैं तो आप लोगों को ये कोई नया वर्ड नहीं लगेगा। क्या हम लोगों ने जब इक्वेशन ऑफ एनर्जी निकाली थी वहाँ पर नहीं बताया था डिसिपेशन फंक्शन क्या होता है? वही स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ था अपना डिसिपेशन फंक्शन। इसे हम शो करते थे फाई से। जो भी एनर्जी इक्वेशन आई थी आप लोगों की, उसमें ये टर्म थी फाई। इक्वेशन ऑफ एनर्जी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिए वहाँ से। ठीक है, मैंने लेक्चर नंबर भी डाल रखे हैं कि कौन से लेक्चर नंबर में है, तो आप लोग एक बार जाके देखिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब निकाली थी इक्वेशन ऑफ एनर्जी तो वहाँ आया था डिसिपेशन फंक्शन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज़ नो हीट, यहाँ कोई भी हीट नहीं है जो कि डिसिपेशन के द्वारा आई हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, जीरो। फाई को ही तो हम डिसिपेशन फंक्शन कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को याद है हमने किस तरह से निकाली थी? देखो मैं बता देती हूँ, फिर भी आप लोगों ने याद करनी है एग्जाम में। यदि इक्वेशंस ही भूल गए तो फिर कुछ नहीं रखा पूरा आपको, चाहे डेरिवेशन आता हो, इक्वेशन से ही स्टार्टिंग है। तो देखो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं हैगन पॉइसलो फ्लो में, वी जेड अपॉन वी जेड एम, एम मतलब मैक्सिमम। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इज इक्व टू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आर क्या होती है, जो भी आपने सर्कुलर पाइप लिया है उसकी रेडियस। ठीक है, ये आप लोगों ने लिया है ना सर्कुलर पाइप, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए, हम लोग पहले डायग्राम बना चुके हैं प्रॉपर। ये हो गया, ये जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये है कैपिटल आर। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने निकाली थी रो सी वी डी टी अपॉन डी टी। ये टी टेम्परेचर हो गया, ये टी टाइम हो गया, इज इक्व टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब ये सब चीज़ें क्या है, प्लीज़ आप लोग इक्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लेक्चर ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा। प्लस के डेल स्क्वायर टी प्लस फाइव। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ भी बता दूंगी स्टूडेंट्स, बस टाइम वेस्ट होता है। ये लेक्चर वैसे ही काफ़ी लेंदी है, हम लोग जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उसे रिपीट करने से क्या फ़ायदा है, कुछ नया पढ़ेंगे ना।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले ही बता दिया मैंने आप लोगों को कि फाई की वैल्यू 0 है। तो फाई दिया किस तरह से जाता है, फाई इज इक्वल टू होता है म्यू डेल वी जेड अपॉन डेल आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने पहले ही बता दी 0 है, क्योंकि देयर इज नो हीट प्रोड्यूस ड्यू टू डिसिपेशन। ठीक है, ये फाई की वैल्यू कैसे आई, तो ये आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ एनर्जी में मिल जाएगी, वहीं से आई थी। ठीक है, वो लेक्चर ले लीजिए। तो देखो जब फाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर पुट कर दी, तो इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, रो सी वी डी टी अपॉन क्या है डी टी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, एक बार बताओ पहले मुझे ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हुई। यदि आप लोग पता है प्रीवियस लेक्चर लेके आए जब तो समझ आ रहा है, क्योंकि ये हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले कुछ ना कुछ और ही तो थ्योरी पढ़ी है हमने, उसके बाद केस बना है। याद है हमने क्या पढ़ा था, केस अगर फर्स्ट देखकर आए हो तो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है। देखो हमने पहले ये थ्योरी पढ़ी थी केस फर्स्ट में, इसके बाद हमने केसेस बनाने शुरू किए थे, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बार, लेक्चर फर्स्ट में अच्छे से समझ आएगा। हम यहाँ पर डेल बाय डेल थीटा 0 लेके चल रहे थे, वी जेड नॉट इक्वल टू 0 था, सिर्फ वी आर और वी थीटा दोनों 0 थे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम डी बाई डी टी या फिर डेल स्क्वायर किस तरह से देते हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग सब चीज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं का यूज़ करते स्टूडेंट्स वो इक्वेशन रिड्यूस हुई है। आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखो हम लोगों ने वी थीटा और वी आर 0 लिए, तो वी थीटा 0 होने से ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, सिर्फ ये 3 टर्म बची। तो यहाँ हमारा क्या था अभी, डी कैपिटल टी था ना अपॉन टी, यहाँ भी लिखी हुई है इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ डेल टी अपॉन डेल जे, ये टर्म तो 0 हो जाएगी वी थीटा के कारण। ठीक है, तो समझ आया इसकी जगह क्या आया है, वहाँ हमने क्या लिखा है देखो। उससे पहले एक बार ये और देख लो डेल स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पर भी ये 3 टर्म आएंगी बस, डेल बाय डेल थीटा 0 लेके चल रहे हैं, तो डेल स्क्वायर बाय डेल थीटा स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये 3 टर्म आने वाली है। ठीक है, देखिए रो सी वी वी जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, सिर्फ यही टर्म बची है। क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए एक बार डी बाय डी टी की वैल्यू देखिए, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो आप लोगों को पता है, पहले ही बता दिया था मैंने जब केस फर्स्ट पढ़ाया था। ये हम लोग स्टडी फ्लो पढ़ रहे हैं, स्टडी फ्लो का मतलब होता है डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टडी फ्लो के कारण ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, वी आर और वी थीटा 0 लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों टर्म भी 0 हो जाती हैं। ठीक है, बचा क्या, ये वाली टर्म, तो वी जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, ये आ ही गया वी जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, रो सी वी तो पहले से लिखा हुआ है। समझ आया, डेल क्यू बाय डेल टी हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर ये वाली टर्म हट जाएगी, बची क्या ये वाली टर्म, और प्लस में क्या है फाई, तो फाई को तो हम लोगों ने वैसे भी 0 लेना है, मैंने लिख दिया है, बट बाद में 0 कर दूंगी। फिर के डेल स्क्वायर टी, तो के ये रहा, डेल स्क्वायर की वैल्यू भी ये रही, आप लोगों के सामने देख सकते हो। डेल बाय डेल थीटा 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, यहाँ पर टी लगा लो और अब चेक कर लो यही नहीं लिखा है क्या मैंने, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। समझ आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाली टर्म हम बाद में 0 कर देंगे, फाई 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप लोग देख सकते हो एक टी में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी और टी की वैल्यू आएगी, मतलब वो टी क्या होगा, जो टी की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे एक्स में आप लोगों को कोई इक्वेशन दे रखी है, आप लोग उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, मतलब आप लोग एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो। तो ऐसे तो यहाँ पर है, टी में कोई इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब टी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैंने टी का कोई सॉल्यूशन मान लिया, इस तरह से आएगा ए जेड प्लस जी आर। जी कोई भी आर का फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करना पड़ेगा आप लोगों को कैसे। अब ये मैथमेटिशियंस ने माना है फंक्शन, क्यों माना है ये तो उन्हें ही पता।
ठीक है। इस टाइप का कुछ मानने के बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ वैल्यूज चाहिए डेल टी अपॉन डेल जेड की, और यहाँ पर भी तो हम लोगों ने वही निकालनी चाहिए। डेल टी अपॉन डेल आर निकाला, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ तो आर है नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो वैल्यू इसकी तो जीरो हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डेल टी अपॉन डेल जेड निकालना चाहा तो यहाँ पर जेड नहीं है, तो इसका जीरो होने के बाद इसका हो जाएगा जेड का 1 और ए एज इट इज। डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर निकाला तो डेल टू जी अपॉन डेल आर स्क्वायर। इसी तरह से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करा। हम लोगों ने पहले ही कह दिया था वॉल है जो उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट पे रखी गई है, यानी कि जो ये ए है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भैया कांस्टेंट का जीरो होता है। सभी वैल्यूज आ गई, रख दो धीरे धीरे। डेल टी अपॉन डेल जेड की जगह यहाँ पर ए लिख दोगे, डेल टी अपॉन डेल आर की जगह डेल जी अपॉन डेल आर, डबल इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर वैल्यू ये वाली रख देंगे, और इसकी वैल्यू तो हो चुकी है जीरो, तो ये दोनों वैल्यूज तो जीरो हो गई, सिर्फ ये दोनों टर्म बची हैं, है ना। तो देखो किस तरह से आ जाएगा, रो सी वी वी जेड, इसकी जगह ए लिख दिया इज इक्व टू के, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 अपॉन आर डेल जी अपॉन डेल आर, और डिसिपेशन फंक्शन जीरो हम लोगों ने पहले ही कह दिया था। समझ आया। तो यहाँ तक इक्वेशन हम लोगों के पास आ जाती है। अब यहाँ पर कुछ है क्या जिसके बारे में हम जानते हैं? बिल्कुल है, एक वी जेड। हमने अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, वी जेड अपॉन वी एम हमने बताया था ना क्या होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने डायरेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं है इसे भी निकालने बैठ जाओ, तब तो आप लोगों का एक क्वेश्चन में ही चला जाना 1 घंटा पूरा। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद करने पड़ेंगे अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आता है और वो क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो देखो वी जेड अपॉन वी जेड एम वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से वी जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो वी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जेड एम ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो बस वही वैल्यू यहाँ पुट करूँगी और कुछ भी नहीं। देखिए वी जेड की वैल्यू रखिए सिर्फ, और सारी टर्म आप लोगों के पास एज इट इज है, डेल टू जी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल जी अपॉन डेल आर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बार बताओ, आप लोगों ने जी को किसका फंक्शन माना है? जी को हम लोगों ने माना है आर का फंक्शन, तो जी केवल आर का ही फंक्शन है, ऐसे ही तो लिखा था ना हम लोगों ने जी आर। तो जी जब केवल आर का ही फंक्शन है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे टोटल डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि डेल जी अपॉन डेल आर को हम लोग कह सकते हैं डी जी अपॉन डी आर। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है जब मैं सॉल्व कर रही थी डेरिवेशन की, जी इज यहाँ पर ओनली की ओनली लिखिएगा, ऑल्सो की जगह जी इज ओनली फंक्शन ऑफ आर, सो डेल जी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जी अपॉन डी आर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसे चेंज कर लेंगे टोटल डेरिवेशन में। समझ आया? पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या करा है मैंने। देखो रो सी वी वी जेड एम और ए एज इट इज है, क्लियर। यहाँ क्या करा है, यहाँ के को डिवाइड में भेज दिया तो वो तो ये के आ गया। ठीक है, और एक चीज़ हमने क्या करी है, आर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो आर से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वी जेड एम कोई मैक्सिमम वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, इन लोग को हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी टर्म है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, अभी हम इसकी जगह अल्फा मान के चल रहे हैं। ये एज इट इज लिखा टर्म, ये हम लोगों ने टोटल डेरिवेशन में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, वो बता ही दिया मैंने क्यों करी है। तो देखो ये टर्म तो एज इट इज आ गई, यहाँ पर इस वाली टर्म को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चाहूँगी। इसको ऐसा करो, रिपीट चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, डिफ्रेंशिएशन ही तो है, आर को रखा इसका डिफ्रेंशिएशन, आर को रखा इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस डी जी अपॉन डी आर को रखो इसका डेरिवेशन। अरे फर्स्ट इंटू सेकेंड,
फर्स्ट को रखा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस सेकंड को रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 12th क्लास में पढ़ के आए। तो dg/dr को रखा, r का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया r के रिस्पेक्ट में, यही टर्म आ रही है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेशन कर दो r के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन का साइन हट जाता है, ये वाली टर्म अंदर वाली एज इट इज बच जाएगी। इंटीग्रेशन करा है तो कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड कर दिया हम लोगों ने c1। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करा है तो अल्फा तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, r का क्या हो जाएगा r²/2, r³ का r⁴/4, r² ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगी। इस जो भी आप लोगों का सर्कुलर पाइप है उसकी रेडियस है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या किया, पूरी इक्वेशन में r का कर दिया डिवाइड, ये r है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये डिफरेंशिएशन वाली टर्म ही रहनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर r को डिवाइड में भेजा, तो यहाँ से एक r कम हो जाएगा, यहाँ r³ बच जाएगा। अरे सिंपल सा है, r का डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, c1/r आ गया, ये कट गया, यहाँ से भी एक एक पावर कम हो गई। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दिया r के रिस्पेक्ट में, तो dg/dr का क्या हो जाएगा, केवल g बच जाएगा। ठीक है, c1/r, c1 तो कांस्टेंट है बट 1/r का होता है log r, तो वो ये हो गया। इंटीग्रेशन करा है तो कोई ना कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, वो हमने c2 ऐड कर दिया। यहाँ पर अल्फा एज इट इज है, r का क्या हो जाएगा r²/2, और यहाँ पहले से 2 है तो 2 2 4। ठीक है, माइनस r³ का क्या हो जाएगा r⁴/4, 4 4 16, और ये r² एज इट इज। यहाँ पे c1 और c2 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है बाउंड्री कंडीशंस के द्वारा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह से मानी है, देखो ये आप लोगों ने भी याद करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, कि जब r की वैल्यू 0 है तब तो g फाइनाइट है, और जब r कैपिटल R के ही बराबर हो गया तब जो g है वो हो जाएगा 0। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस है, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेंगी। तो बाउंड्री कंडीशन आ गई तो हम लोगों ने इक्वेशन में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो r की जगह 0 रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, log 0, ध्यान से समझना। देखो g क्या है फाइनाइट, तो यहाँ पर फाइनाइट करोगे, प्लस में क्या है c1 log 0, और प्लस में क्या है c2। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, log 0 की वैल्यू क्या होती है, क्या पता है क्या आप लोगों को? मुझे तो पता नहीं है स्टूडेंट्स। log 0 स्टूडेंट्स अनडिटरमाइन है, हम इसकी वैल्यू मान के चलते हैं इनफाइनाइट। तो जब ये इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर लो, इनफाइनाइट ही रहना है। इनफाइनाइट में फाइनाइट नंबर कुछ भी ऐड कर लो, इनफाइनाइट ही रहना है। यहाँ पर तुम कह रहे हो वैल्यू 0 है, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल है? एक तरफ कह रहे हो 0, एक तरफ कह रहे हो इनफाइनाइट है, पता ही नहीं क्या है। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, पता ही नहीं हमें है क्या इनफाइनाइट, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो इसका मतलब यहाँ पर c1 ही 0 है ना, क्योंकि c1 0 होगा तो ये टर्म ही नहीं रहेगी, तो ये टर्म ही नहीं रहेगी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो सकता है फाइनाइट में कुछ c2 ऐड करके 0 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसीलिए c1 की वैल्यू ही यहाँ पर 0 है। समझ आया? चलो अगली कंडीशन देख लेते हैं। r की जगह कैपिटल R पुट कर दो, यहाँ पर ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या बचेगा, c1 की वैल्यू 0 निकालिए तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, g की वैल्यू भी 0 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस में क्या है c2, तो ये c2 आ गया। तो c2 की वैल्यू तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाती है, r²/4 में से r²/16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3/16। अरे इधर आप लोग एलसीएम वगैरह लेके करिएगा, 3/16 r², और ये बाहर अल्फा चल रहा है तो ये आ गया अल्फा। तो c2 की वैल्यू आ गई, जब c1 और c2 दोनों की वैल्यूज ही आ गई तो यहाँ पुट कर दो ना, c1 की वैल्यू तो 0 और c2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो r अल्फा बाहर एज इट इज r²/4 माइनस r⁴/16 r², एज इट इज है, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू जी, c1 की वैल्यू 0 पुट करी,
प्लस C2 की जगह क्या लिख दिया 3 अल्फा r² अपॉन 16। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो यहाँ से देखो जी की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो जी फंक्शन किसका आर का, यहाँ पे लिख सकते हैं हम जी आर का फंक्शन है, बस थोड़ा सा बार बार लिखना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखना छोड़ दिया था, फिर हमें अब दोबारा वैल्यू चाहिए तो लिख लिया है। ठीक है, तो जी आर इज इक्वल टू एल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। r² अपॉन 4 ये वाली टर्म एज इट इज लिखा, यहाँ पर भी अल्फा कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 3r² अपॉन 16। ये इधर गया तो माइनस का हो गया। क्लियर? तो जी आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आप लोग यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं r², तो r² कॉमन यहाँ से तो सीधा सीधा आ गया, बच जाएगा 3/16। इन दोनों में तो r² है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लिया तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r² अपॉन कैपिटल R², 4 तो एज इट इज है, यहाँ पर एक और r² आएगा तो ये हो जाएगी r⁴। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यही टर्म आएगी r² से। समझ गए? अरे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यही टर्म तो बचनी है। आगे चलते हैं। जी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, अरे अल्फा की वैल्यू तो रखी है, अभी हमने अल्फा माना था ना कुछ, ये टर्म बार बार लिखनी पड़ती इतनी बड़ी, अल्फा छोटा सा चल रहा था, तो अब हमने अल्फा की वैल्यू रख दी है, ये वाली टर्म एज इट इज है। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, टी हम लोगों ने क्या माना था, सॉल्यूशन माना था ना AZ प्लस GR, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए हमें, तो टेम्परेचर निकाल तो रहे AZ प्लस GR की पूरी वैल्यू उठा के रख दी, तो ये आ जाता है टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स हम लोग मान के चल रहे हैं ये पूरी टर्म है ना, इसको एक बीटा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी टर्म हो गई, अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ अल्फा माना था इसी तरह से यहाँ इस पूरी टर्म को मान रहे हैं बीटा। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स हम लोग निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पाइप की एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। ये आप लोगों ने पाइप बना रखा है सर्कुलर, इसकी एक्सिस, ये जो बीच में एक्सिस है ना, इस पे मैक्सिमम रहेगा टेम्परेचर। तो बीच में स्टूडेंट्स आर की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल आर, तो हम लोगों ने एक बार आर को 0 माना था अभी बाउंड्री कंडीशन में, एक बार माना था कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू किस तरह से हो सकती है, या तो 0 होगी पाइप पर, और पाइप से थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते जाओगे, या फिर नीचे चल लो, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कैपिटल आर तक जा सकती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है या फिर ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियस है ना, तो ये कैपिटल आर ही हो सकती है मैक्सिमम। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पाइप पे क्या होगा, आर की वैल्यू 0, और यहाँ पर अगर आप वॉल पे पहुँच गए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल आर। तो एक्सिस पे कितना है आर की वैल्यू 0, तो यही लिखिए मैंने, जब आर की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम, जिसे मैं शो कर रही हूँ TM से, तो आर की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये -3/16। तो TM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AZ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/16, और ये वाली टर्म एज इट इज। समझ आया? तो ये आ जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हम लोगों ने निकाल लिया है। एग्जाम में जो भी पूछे ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की मैक्सिमम पूछ रहा है कि सिंपल टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा भी गया है ये वाला केस, तो आप लोग देख सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की भी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स मैक्सिमम निकाल लिया, तो ठीक है सिंपल टेम्परेचर आ गया। अब कई बार मीन टेम्परेचर पूछ लेता है, तो मीन टेम्परेचर किस फार्मूले से निकलेगा, देखो मीन टेम्परेचर का होता है ये फार्मूला, टी मीन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर टी मल्टीप्लाई 2πr/πr²। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास है ही, यहाँ पर पुट कर देंगे तो टी मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो पहले कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, 2π और πr², ये कांस्टेंट है, पाई से पाई कैंसिल भी कर देंगे, अंदर क्या बचेगा 0 से r
टी मल्टीप्लाई आर, इसको तो बाहर ले नहीं सकते, इसके रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन है, तो टी इंटू आर, टी की वैल्यू है ही हमारे पास क्या, ए जेड प्लस, इसको मैं बीटा मान रही हूँ पूरे को, आर स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 अपॉन 16 आर की पावर 4 माइनस 3/16। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, आर डी आर, आर डी आर। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे आर से पहले, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में, और फिर लिमिट लगा देंगे, और कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल यही करा है, ये तो बीटा की वैल्यू लिखी हुई है मैंने। टी मीन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई से पाई कटने के बाद 2 अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से आर, और स्मॉल आर बाहर था उससे अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए जेड के साथ आर आ गया, यहाँ पर बीटा को अंदर भेजते हुए आर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है ना, यही टर्म तो था आपके पास, 3/16 को आर से मल्टीप्लाई करा, इनको आर से मल्टीप्लाई करा, बीटा को अंदर भेज दिया, ए जेड आर, आर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यही तो करा है। ठीक है, समझ आ रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन करा है, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। लिमिट लगा देंगे बाद में 0 से कैपिटल आर, इंटीग्रेशन करने के बाद जब अपर लिमिट लगाई आर आ जाएगा कैपिटल, फिर माइनस करके 0 लिखोगे, अब लोअर लिमिट लगाओगे तो 0, तो यहाँ सारी जगह आर की जगह अब 0 लिखोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर लास्ट में स्टूडेंट्स देख सकते हो r²/2 कॉमन ले लिया है, अंदर ये टर्म बचेंगी। ठीक है, सब में से कॉमन आ ही रहा है r²/2, तो सॉल्व करने पर बचेगा ए जेड माइनस 1/12 बीटा, ये क्या है, टी मीन। स्टूडेंट्स इस यहाँ पर बीटा की वैल्यू और रख दीजिएगा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं अनवेटेड मीन। एग्जाम में अगर आ जाता है, दो तरह के पूछ जाते हैं, वेटेड मीन और अनवेटेड मीन, तो ये जो आप लोगों के पास आया है ये कहलाता है अनवेटेड मीन। ठीक है, जो ये वाला टी मीन आया है, बीटा की वैल्यू और रख दी है, अनवेटेड मीन इसे कहते हैं। फिर वेटेड मीन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वेटेड मीन के लिए फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। वेटेड मीन, देखिए वेटेड मीन के लिए फॉर्मूला है 0 से आर इंटीग्रेशन टी वी जेड 2πr dr, अपॉन में भी इंटीग्रेशन है 0 से आर वी जेड 2πr dr। देखो 2π तो दोनों में कांस्टेंट है, बाहर ले लो और कैंसिल आउट कर दो, तो बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से आर टी इंटू वी जेड और ये आर डी आर, अपॉन 0 से आर वी जेड आर डी आर। अब ये मत कर देना ये भी तो कैंसिल आउट हो गए, अरे भैया ये इंटीग्रेशन के अंदर है, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ये हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन से बाहर लिया है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, फिर कैंसिल करी है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। समझ आया, अब क्या आपके पास टी की वैल्यू नहीं है या फिर वी जेड की वैल्यू नहीं है, क्या टी हम लोगों ने अभी अभी नहीं निकाला था, क्या निकाला था, अच्छा बताना। अरे ये नहीं निकाला था, ए जेड प्लस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, r² अपॉन 4r² माइनस आर की पावर 4 16 आर की पावर 4 माइनस 3/16, और क्या वी जेड नहीं निकाला था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अरे तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, अब यूज़ करते हो रहे हैं। तो जब टी की वैल्यू है, वी जेड की वैल्यू है, कुछ और चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए। जब दोनों की ही वैल्यूज़ हैं आप लोगों के पास, तो फिर रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यूज़ रखोगे फिर आर से मल्टीप्लाई और कर लेना, और फिर इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। समझ रहे हो, देखो मैं एक चीज़ यहाँ बताऊँ आप लोगों को, वी जेड की जब वैल्यू रखोगे तो दोनों में वी जेड एम आएगा, वी जेड एम तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा, 0 से आर टी इंटू वी जेड करोगे, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, कंप्लीट आप लोग लिख लीजिएगा टी। ठीक है, इंटू में क्या आएगा, वी जेड की वैल्यू रख रही हूँ मैं 1 माइनस r² अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पर आर डी आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अपॉन में क्या आएगा, 0 से आर और वी जेड इंटू आर, तो वी जेड एम 1 माइनस r² अपॉन r² आर डी आर। ठीक है, क्या यहाँ पर कुछ कांस्टेंट दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ यही कांस्टेंट दिख रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी ही एक कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और काट देंगे, तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन में केवल 0 से आर टी इंटू
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। समझ आया? अपॉन में सिर्फ वी जेड एम हट जाएगा, 0 से आर, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये आर डी आर। समझ आया? अब यहाँ पर टी की वैल्यू और पुट कर दो, ये रही, और सिंपल आर में इंटीग्रेशन है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ए जेड आर आएगा, यहाँ पर आर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, मैंने किया हुआ है खुद ने सॉल्व, खुद सॉल्व करके मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1 माइनस बचा था ना टर्म आर स्क्वायर अपॉन कुछ, आर से सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर टी की वैल्यू रख दी और कुछ भी नहीं करा, देख लो चाहे। समझ रहे हो? यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करा है, लिमिट्स लगाइए, ये मैंने लिखा हुआ है 0, इंक फैल गई है वो एक्चुअली। ठीक है, 0 लगोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता, 0 से आर, नीचे भी इसी तरह से पहले अपर लिमिट लगानी है, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं माइनस करके। ये सब चीज़ें तो आप लोगों को आती है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे लास्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास वेटेड मीन टी मीन आ जाएगा ए जेड माइनस 11/96 बीटा। यहाँ पर बीटा की वैल्यू और रख देंगे, तो ए जेड माइनस 11/96, बीटा की वैल्यू थी रो सी वी वी जेड एम ए कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में था के, शायद यही था, है ना, और चेक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास वेटेड मीन। तो हम लोगों ने दोनों निकाल लिए, वेटेड और अनवेटेड। स्टूडेंट्स एक चीज़ और पूछ ली जाती है, नसल्ट नंबर हमने औरों में भी निकाले हैं, जिसमें आप लोगों से ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के मैं निकलवा रही हूँ, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने सभी के क्यों नहीं निकाले। जिनके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही, आप सभी के निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टी मीन हमारे पास आ चुका है। मैं बात कर रही थी नसल्ट नंबर की। तो नसल्ट नंबर आप लोगों को पता है किससे शो करते हैं हम लोग, एन यू से। अब नसल्ट नंबर हम वेटेड मीन के लिए निकाल रहे हैं कि अनवेटेड मीन के लिए, तो किसी के लिए भी निकाल लीजिए, बट मैं वही बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को अनवेटेड मीन के लिए। अनवेटेड मीन के लिए जो हम लोगों ने अभी निकाला था ना, अनवेटेड मीन के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने, टी मीन। आप लोगों ने पता है, इससे पहले जो हमने निकाला था अनवेटेड का ही था, तो उसी का मैं यूज़ करूँगी। फॉर्मूला है नसल्ट नंबर के लिए -2r अपॉन टी मीन। ये टी मीन कौन सा लेना है, अनवेटेड मीन, जो इससे पहले वाला निकाला था, माइनस टी डब्ल्यू, बताऊंगी अभी टी डब्ल्यू क्या है। ठीक है, डेल टी अपॉन डेल आर, और टी की वैल्यू तो हमारे पास है ही ना, टी की वैल्यू नहीं है क्या बच्चों, टी की वैल्यू ये रही ना। ठीक है, इस टी को आप पहले स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर जहाँ पर भी इसमें स्मॉल आर आएगा उसकी जगह रख देंगे कैपिटल आर। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, डेल टी अपॉन डेल आर की वैल्यू कैपिटल आर पे निकालनी है। ठीक है, तो देखो टी डब्ल्यू क्या है, तो टी डब्ल्यू है यहाँ पर वॉल पे टेम्परेचर। तो मैंने आप लोगों को बताया था वॉल पे, देखो लिख लेते हैं, टी डब्ल्यू इज टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा, ऑन द वॉल, डब्ल्यू फॉर वॉल। तो टेम्परेचर वॉल पे है ये, तो वॉल पे मैंने बताया था आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, है ना। वॉल का मतलब यही हुआ, डेट इज वॉल का मतलब क्या है, आर की वैल्यू कैपिटल आर। टी इज इक्व टू आप लोगों ने क्या माना था, टी इज इक्व टू हम लोगों ने भैया कुछ ऐसा माना था। ठीक है, आर की जगह जब कैपिटल आर रखोगे तो बाउंड्री कंडीशन मैंने बताई थी, आर इज इक्व टू कैपिटल आर पे जी की वैल्यू 0 है। ये वॉल की तो थी ना कंडीशन, वॉल पे तो आर इज इक्व टू कैपिटल आर होता है, बताया था ना अभी मैंने। यहाँ पर वॉल पे आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ पर एक्सिस पे आर की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो आर है। बेलन जैसा नहीं है कि कुछ सिलेंडर जैसा नहीं है, तो हम लोग नहीं पढ़ते थे छोटी क्लासेस में सिलेंडर की रेडियस, सर्कुलर पाइप इसी तरह का लिया है हम लोगों ने। तो वॉल पे आर की जगह कैपिटल आर है, इसका मतलब वॉल का मतलब हुआ कैपिटल, वॉल का मतलब हुआ, सॉरी स्टूडेंट्स, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और बाउंड्री कंडीशन में हमें पता है जब आर की वैल्यू कैपिटल आर है तो जी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए जेड। तो जो टी है ना, यही टी डब्ल्यू है वॉल पे, समझ रहे हैं, यही टी डब्ल्यू, क्योंकि वॉल की बात चल रही है।
समझ आ गया। टी डब्ल्यू की वैल्यू ए जेड आ गई, टी मीन निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, टी की वैल्यू है ही। देखो टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, इसमें आर है नहीं, जीरो हो जाएगा, इनमें आर है नहीं है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर फोर आगे आ जाएगा, आर क्यूब बचेगा, टू आगे आ जाएगा, सिंपल आर बचेगा, ऐसे होगा टू आर आर स्क्वायर का। अब आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे वैल्यू चाहिए तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा और सॉल्व कर रहा है, कुछ भी नहीं, डेल टी अपॉन डेल आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ये, तो यही हमें वैल्यूज चाहिए थी, कुछ और भी चाहिए था। ये वैल्यू आ चुकी है, ये रही, टी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, टी मीन की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए और कुछ भी नहीं, और हमारे पास नसल्ट नंबर आ जाएगा वैल्यूज पुट करते ही। ठीक है, वैल्यू सिंपल पुट करी, पहले बीटा की फॉर्म में करिए क्योंकि यहाँ भी बीटा है हमारे पास। ठीक है, टी मीन की वैल्यू, तो यहाँ पर बीटा से बीटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अरे ए जेड से तो ए जेड कट गया, बीटा से बीटा कट गया, सॉल्व कर लो, नसल्ट नंबर क्या आ जाएगा 6। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रूफ करके दिखाओ नसल्ट नंबर 6 होता है, सीधा यही दे सकता है। ठीक है, तो हमने अनवेटेड के लिए निकाल लिया, अब मैं आप लोगों को वेटेड के लिए बता देती हूँ, यदि एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे चांस कम है, तो वेटेड के लिए, वेटेड मीन के लिए क्या हो जाएगा नसल्ट नंबर, यहाँ पर सिर्फ टी मीन की जगह अभी आप लोगों ने कौन सी वैल्यू रखी थी, टी मीन की वेटेड वाली लिखी थी कि अनवेटेड वाली, अनवेटेड वाली लिखी थी ना, अब लोग हम वेटेड वाली लिख देंगे। अभी अभी निकाली थी हमने, क्या आई थी, ए जेड माइनस 11 नहीं है याद, अपॉन 96 बीटा कुछ ऐसी नहीं आई थी, फिर हमने बीटा की वैल्यू रखी थी। ठीक है, तो टी मैन की देखो वही वैल्यू रख दी है मैंने और कुछ भी नहीं करा, टी डब्ल्यू वही सेम रहेगा, ये वही सेम रहेगा, सिर्फ इसका ही तो फर्क पड़ रहा है। तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएगा 48/11। तो दोनों के लिए मैंने नसल्ट नंबर आप लोगों को बता दिए हैं स्टूडेंट्स। यदि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं बचा है इस वाले टॉपिक में, हैगन पॉइज़लो फ्लो में मैंने आप लोगों को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी टर्म आती हैं वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। प्लीज़ एग्जाम में यदि आ जाता है तो कुछ भी छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों को बता दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, और एक पेपर और शुरू करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।